ये सबको हम बोल देते हैं कि एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन क्या ये चीजें हमें डिप्रेशन की तरफ धकेलती है? किसी भी बात पे दुखी होना या सैडनेस हम पर हावी हो जाता है। सैड होना अपने आप में बीमारी नहीं है, लेकिन अगर हम लगातार बहुत समय तक सैड रहने लगते हैं तो वो डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। क्या सैड होना डिप्रेशन है? क्या रात में नींद नहीं आना, दुखी होना डिप्रेशन है या एंजाइटी है? आखिर मेंटल हेल्थ क्या है? तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका तरंग पॉडकास्ट सीरीज सवाल सेहत का में, जो आज हम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के साथ मिलकर आपके लिए लेकर आए हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन। डॉक्टर शर्मा ने मेंटल हेल्थ में स्पेशल कोर्स किया जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ यूएसए से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद खुशी। सर, आजकल इस दौर में हम जी रहे हैं जब स्वास्थ्य की बात होती है तो सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात होती है, कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो सर, ऐसे में आप बताइए कि हमारे लिए मानसिक स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है और आखिर मानसिक स्वास्थ्य है क्या? खुशी, मैं इस बात से शुरू करना चाहूँगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन हेल्थ की एक परिभाषा देता है, जिसके अनुसार हेल्थ क्या है, तो इसका जवाब होगा हेल्थ इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ ए डिजीज। यानी WHO की स्वास्थ्य की परिभाषा में मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग उतना ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जितना फिजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल है। कहने का मतलब मानसिक स्वास्थ्य इंसान के पूरे स्वस्थ होने का एक अहम हिस्सा है। सर, जहाँ मानसिक स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो सर, मानसिक स्वास्थ्य में आजकल जैसे हम कभी अजीब सा हमें घबराहट महसूस होती है या हमें रात में नींद नहीं आती, तो हम सब ये कह देते हैं कि आपका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है या आपको मेंटल पीस की जरूरत है, हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। ओके, कहने का मतलब कि मेंटल हेल्थ क्या है, कहाँ पे हेल्थ समाप्त होता है और डिजीज शुरू हो जाती है। तो ये एक स्पेक्ट्रम है और यहाँ पे कोई क्लियर कट ब्लैक एंड वाइट मार्जिन नहीं है कि ये हेल्दी है और ये डिजीज है। इस स्पेक्ट्रम में धीरे धीरे हम हेल्थ से डिजीज की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि कुछ बॉर्डर लाइन स्थितियाँ होती हैं। हम नॉर्मल हैं, हम मेंटली हेल्दी हैं, लेकिन हमें कभी कभी सैडनेस होती है, कभी एंग्जाइटी होती है, कभी घबराहट होती है। ये सारी चीज़ें बीमारियां हैं? अपने आप में ये बीमारियां नहीं हैं, लेकिन जब इनकी अति हो जाती है, जब एक्सट्रीम हो जाता है, तब ये बीमारियों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि सैडनेस, किसी भी बात पे दुखी होना, सैड होना अपने आप में बीमारी नहीं है, लेकिन अगर हम लगातार बहुत समय तक सैड रहने लगते हैं या सैडनेस हम पर हावी हो जाता है तो वो डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। कभी कभी हमारा व्यवहार बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं मेंटली। तो वो किसी ट्रांजिएंट मोमेंट पे गुस्सा आना, एंगर होना, वो एक नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन जब वो एंगर कंट्रोल के बाहर होता है या हमारा मानसिक व्यवहार हमारी समझ से बाहर हो जाता है, तब वो बीमारी की तरफ चला जाता है। इसी तरह से खुशी को भी हम कह सकते हैं कि खुशी की भी एक नॉर्मल खुशी की एक सीमा होती है, ठीक है। वो खुशी जब जरूरत से ज्यादा हो जाती है, जब हम उस पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो वो भी बीमारी की निशानी होती है। हम आगे विस्तार से इस पे बात करेंगे। लेकिन जैसे आपने डिप्रेशन शब्द का इस्तेमाल किया, तो डिप्रेशन दो तरह का होता है। एक मोनोपोलर डिप्रेशन होता है, यानी मरीज सिर्फ डिप्रेशन से ग्रसित है, और एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं बाइपोलर डिप्रेशन। बाइपोलर डिप्रेशन का मतलब है कि कभी कभी आप डिप्रेस्ड होते हो और कभी कभी आप जरूरत से ज्यादा खुश हो जाते हो। यानी उसमें दोनों एक्सट्रीम स्थितियां होती हैं। डिप्रेशन की स्थिति भी एक्सट्रीम होती है और एक्साइटेबिलिटी या खुश रहने की स्थिति भी बहुत ज़्यादा होती है। ये बाइपोलर डिप्रेशन कहलाती है। और ये बीमारी तब हो जाती है जब आपकी सैडनेस पे या आपके खुशी जाहिर करने पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो इसलिए डिप्रेशन यूनिपोलर हो या बाइपोलर हो, दोनों बीमारी की स्थिति हैं। एंग्जाइटी एक सर्टेन लेवल के बाद बीमारी बन जाती है। इसी तरह से और चीज़ें होती है, जैसे पैनिक अटैक है, वो भी एक बीमारी है। आपने फोबिया का जिक्र किया, बहुत तरह के फोबिया होते हैं। किसी चीज़ से डरना अपने आप में एक नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन वो डर जब आप पर हावी हो जाता है, आप अपने डर को जब नियंत्रित नहीं कर पाते हैं,
तब वो फोबिया में बदल जाता है। हम इन सभी बीमारियों के बारे में विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। सर जैसे आपने हमको बताया कि डिप्रेशन, एंजाइटी, तो सर जैसे हम सुनते हैं आजकल के युवाओं को पीयर प्रेशर होता है, फोबिया तो आपने बताया, फोबिया होता है, पीयर प्रेशर होता है, लेकिन इसके साथ ही ये बोला जाता है उनको कि थोड़ा स्ट्रेस लो अपने फ्यूचर को लेके। तो सर स्ट्रेस लेना हानिकारक है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या ये सकारात्मक भी हो सकता है? बिल्कुल, स्ट्रेस एक नेचुरल रिएक्शन है। कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें अपनी नॉर्मल गतिविधियों से ज़्यादा एक्टिव होकर कंट्रीब्यूट करना है, वो हमें स्ट्रेस देता है। स्ट्रेस दो तरह की सिचुएशन में होता है। एक होता है फियर। जब फियर वाली सिचुएशन होती तो आप क्या कर सकते हो? आप या तो फाइट करोगे या फ्लाइट करोगे। तो फाइट और फ्लाइट के लिए दिमाग को और शरीर को तैयार करना, ये स्ट्रेस का काम। तो जब तक वो स्ट्रेस आपको उस फियर से बचा रहा है, उससे होने वाले हानिकारक परिस्थितियों से बचा रहा है, तब तक वो स्ट्रेस अच्छी बात। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हम जंगल से जा रहे, हमारे सामने एक शेर आ गया। अब शेर आ गया तो अगर हमें उससे थोड़ा सा फियर है तो हमें स्ट्रेस होगा। उस स्ट्रेस में हम डिसाइड करेंगे कि हम इससे फाइट करें या हमें यहाँ से फ्लाइट करना चाहिए यानी भाग जाना चाहिए। ये हमारी एक कैलकुलेटेड असेसमेंट है कि एक इंसान शेर से लड़के जीत नहीं सकता, ये हमारी नॉलेज है। तो वहां से भाग जाना बेहतर है। भागने के लिए हमें शारीरिक रूप से और जो मानसिक रूप से तैयार करता है वो स्ट्रेस है। तो कहने का मतलब कि उस हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए स्ट्रेस यहाँ बहुत यूजफुल चीज है। उसी तरह से मान लीजिए कि एक एग्जाम है, एक स्टूडेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है और उसकी टाइमलाइन है कि परसों अगर उसका एग्जाम है तो 2 दिन के अंदर उसको अपने सारे सिलेबस को रिवाइज करना है। अगर वो कैजुअल रहता है, वो रिलैक्स रहता है, तो शायद वो डेडलाइन पूरी नहीं कर पाता है। आपके प्रोफेशन में, जर्नलिज्म में ऑलवेज डेडलाइन होती है और उस डेडलाइन को मीट करने के लिए आपके पास कभी बहुत कम समय होता है। कम समय में वो काम पूरा करने के लिए आप थोड़ी स्ट्रेस सिचुएशन में आ जाते हैं और वो स्ट्रेस आपको उस टाइमलाइन के अंदर काम को कंप्लीट करने में मदद करता है। तो ये स्ट्रेस के पॉजिटिव साइड है कि स्ट्रेस आपके परफॉर्मेंस को परिस्थितियों के हिसाब से इम्प्रूव करने में मदद करता है। लेकिन जब वो स्ट्रेस एक सर्टेन लिमिट से या नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट से बाहर हो जाता है, तब स्ट्रेस के मैनिफेस्टेशंस वो परफॉर्म करने के नहीं होते, वो परफॉर्मेंस को हिंडर करने के होते हैं। यानी अगर आपने इतना स्ट्रेस ले लिया कि आप जब परफॉर्म करने की बारी आई, यानी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, एग्जाम देने बैठे, तो आपका ब्लैकआउट हो गया और आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, तो वो स्ट्रेस जो है वो एक निगेटिव इम्पैक्ट हो गया। इसी तरह से कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस में हम फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज होने का मतलब है कि हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है और हमें सूझता नहीं है कि क्या करना है। तो ये स्ट्रेस का नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो कहने का मतलब स्ट्रेस हमारे लिए फेवरेबल भी है, अच्छी चीज भी है, और स्ट्रेस हमारे लिए हार्मफुल या नेगेटिव भी है। हम स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, कितना कंट्रोल कर पाते हैं, ये डिसाइड करता है कि हमारा स्ट्रेस के साथ कैसा रिश्ता है। और हर इंसान अपने एफर्ट से, अपने प्रयास से अपने आप को मेंटली ट्रेन कर सकता है कि हम स्ट्रेस को कैसे बेनिफिशियल बनाएं, अपना हथियार बनाएं जो कि हमारे लिए यूजफुल हो। सर जैसे आपने बताया कि हम स्ट्रेस को, जो हमारे लिए सकारात्मक भी होता है और हानिकारक भी होता है, उसको हम अपने लिए मैनेज करके कि हमारे लिए कैसे वो सकारात्मक रूप से काम आए, हम वो कर सकते हैं। तो सर इसी बात पे मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि हम एंगर मैनेजमेंट जिसे कहते हैं या स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? अगर कोई जैसे नॉर्मल पर्सन है या हम छात्र हैं, जैसे कि हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं एग्जाम के टाइम, आपने बोला, तो सर हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में? राइट, मैनेज करने के लिए मैंने जैसे पहले कहा कि सेल्फ ट्रेनिंग की जरूरत है। आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि पिछली बार जो स्ट्रेस की सिचुएशन आई थी, आपने कैसे हैंडल किया। अगर लगता है कि नहीं, ये स्ट्रेस की सिचुएशन आई थी और मैं इसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाई, यानी स्ट्रेस ने मेरे परफॉर्मेंस को बिगाड़ दिया, तो अब मेरा वो जो एक्सपीरियंस है उसको याद करके हमें तैयार करना है कि अगली बार जब ये स्ट्रेस आएगा तो मुझे इसे कैसे हैंडल करना है। हमने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया। आपने देखा कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, जब वो एग्जाम देने गया, उसको हार्ट बीट बढ़ गई, उसको पर्सपिरेशन होने लगा, उसका गला सूखने लगा और वो क्वेश्चन पेपर देख के उसको लगने लगा कि मुझे कुछ नहीं आता है। नेक्स्ट टाइम जब वो उस सिचुएशन को फेस करने जाएगा तो उसे अपने आप को समझाना है कि मुझे घबराना नहीं है, मैं सारी तैयारी के साथ आया हूँ, मैं पढ़ के आया हूँ। ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो उसमें
वहां से आ जाएंगे जो मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि मैंने सारी तैयारी की है, इसलिए मुझे घबराना नहीं है। तो आप एक अपने माइंड को कूल करते हो, अपने आप को समझाते हो कि मुझे इस बात से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। और चूंकि ऑलरेडी एक पास्ट एक्सपीरियंस आपका है, इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप वहां पे जाते हैं तो आप बेटर प्रिपेयर्ड होके जाते हैं, और वो स्ट्रेस के लेवल को कम करता है। जब उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो वो एक रीइंफोर्समेंट, ये मेडिकल साइंस में रीइंफोर्समेंट टेक्निक होती है कि आपके गुड रिजल्ट ने, आपके परफॉर्मेंस के गुड रिजल्ट ने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया और आपको उसको हैंडल करने के लिए बेटर प्रिपेयर किया। तो इस तरह से स्ट्रेस की सिचुएशन में हम किस तरह हैंडल कर रहे हैं उसे हम सीखें, और नेक्स्ट टाइम हम हमारे बिहेवियर में उस तरह के मॉडिफिकेशंस लाएं जो हमें स्ट्रेस को पॉजिटिवली यूटिलाइज करने में मदद कर रहा है। सर, जैसे हम एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब की बात कर रहे हैं, तो मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि हल्की सी भी बेचैनी होना या रात में नींद ना आना, तो ये सबको हम बोल देते हैं कि एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन क्या ये चीजें हमें डिप्रेशन की तरफ धकेलती है? बिल्कुल, कोई भी इस तरह की स्थिति, चाहे वो स्ट्रेस की स्थिति हो या एंजाइटी की स्थिति हो, अगर वो बहुत लंबी हो जाती, या हमें बहुत फ्रीक्वेंटली एंजाइटी के अटैक्स होते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली छोटी छोटी बातों पे भी हम सैड हो जाते हैं, है ना, और रेस्टलेस हो जाते हैं, तो इसकी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है या इसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो दोनों सिचुएशन में हम कहेंगे कि हम नॉर्मल मेंटल हेल्थ से हटके और मेंटल इलनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो मैं पहले कह रहा था कि इसका कोई एग्जैक्ट सिंगल लाइन कट ऑफ नहीं है, ये एक स्पेक्ट्रम है। धीरे धीरे हम हेल्थ की स्थिति से निकल के और डिजीज की स्थिति की तरफ बढ़ते हैं। जब हमारे एंजाइटी अटैक्स फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, जब हमारे एंजाइटी को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो जैसे आपने बताया कि एंजाइटी हो रही है, उसमें नींद नहीं आ रही है, हम रेस्टलेस हो रहे हैं, हम बेचैनी से घूम रहे हैं, कल सुबह मुझे परफॉर्म करना है, आज रात को 9 बजे से मुझे एंजाइटी चालू हो गई और मैं 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए और मैं सो नहीं पा रहा हूँ, तो नेचुरली इससे मेरा कल परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी फिजिकली एग्जॉस्टेड हूँ और मेंटली भी एग्जॉस्टेड हो गया। तो उसमें मैंने एंजाइटी को कंट्रोल करना नहीं सीखा, या अपने आप को उस एंजाइटी से लड़ने के लिए ट्रेन नहीं किया है, तो वो एंजाइटी मेरे लिए आगे जाके बीमारी बन जाएगी। तो ये सेल्फ ट्रेनिंग, कभी कभी क्या होता है कि हम जब यंग होते हैं, हमारे जब इमेच्योरिटी होती है, तो हम इन सिचुएशंस को हैंडल करना नहीं जानते हैं। ऐसी स्थिति में काउंसलर की मदद लेना या एंजाइटी मैनेज करने के जो मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप योगा करते हैं, आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, है ना, और अपने आप को कंट्रोल्ड रखते हैं, तो इस तरह की हैबिट्स जब आपकी लाइफ में आती हैं और वो आपकी लाइफ की डिसिप्लिन या रूटीन बन जाती हैं, तब आप एंजाइटी को हैंडल करने में बेटर वे में एफिशिएंट होते हो। सर, आपने अभी रूटीन की बात करी। सर, आजकल हम देखते हैं कि बच्चे लेट नाइट तक फ़ोन में स्क्रॉल करते रहते हैं, पेरेंट्स भी करते रहते हैं, लेकिन सर आजकल हमारा रूटीन ही ख़राब होते जा रहा है। तो सर, ऐसे में आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि जिनका रूटीन ख़राब है या जो टाइम से सोते नहीं है? आजकल का अटेंशन जो स्पैन होता है बच्चों का, वो बहुत कम होता जा रहा है, बच्चों से बड़ों तक। तो सर, उनको क्या करना चाहिए ताकि उनका रूटीन सही हो पाए? बिल्कुल, आज की डेट में हमारी सोसाइटी में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यू है कि चाहे बच्चे हों या एडल्ट हों या बूढ़े हों, सबका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। और स्क्रीन टाइम को अगर हम डिवाइड करें तो 3 पार्ट में आता है, फ़ोन, कंप्यूटर और टेलीविज़न, है ना। और ज़्यादातर समय अगर हम इन स्क्रीन्स के सामने गुजारते हैं तो सिर्फ फिजिकल नहीं, ये मेंटल हेल्थ के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि ये सारे एडिक्टिव बिहेवियर कहलाते हैं, यानी हमको इनकी आदत पड़ जाती है। अपने काम के लिए एक निर्धारित मात्रा में स्क्रीन टाइम हमारी टेक्नोलॉजिकली एडवांस दुनिया में आज जरूरी हो गया है, लेकिन ये डिसाइड करना कि कितना स्क्रीन टाइम नॉर्मल है और कितना स्क्रीन टाइम एबनॉर्मल है, इसका कोई डेफिनेट मापदंड तो नहीं है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि स्क्रीन टाइम जब आपकी रूटीन डिसिप्लिन लाइफ को हैम्पर कर रहा है, तब वो आपके लिए हानिकारक है। मैं इसको जरा विस्तार से समझाता हूँ कि मान लीजिए हम सबकी आदत है कि हम फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन पे व्हाट्सएप पे मैसेजेस चेक करते हैं, हम किसी सोशल मीडिया हैंडल पे मैसेजेस पढ़ने लगते हैं, या हम इंस्टाग्राम पे रील देखने लगते हैं। अब होता क्या है कि जब हम देखना शुरू करते हैं तो वो आदत पड़ जाती है, पहले हम 2 मिनट देखते हैं, फिर हम 5 मिनट देखते हैं, फिर हम 10 मिनट देखते हैं। फाइन, आपने 10 मिनट बाद बंद कर दिया और किसी दूसरे काम में लग गए, वहाँ तक तो वो हेल्दी था। लेकिन होता क्या है कि वो चीज़ें हमें अच्छी लगने लगती हैं
वो हमारे लिए एक मेंटल कंफर्ट जोन बन जाता है, हम उसको एंजॉय करने लगते हैं। तब हम वो टाइम लिमिट भूल जाते हैं, वो 10 मिनट बढ़ के 20 मिनट हो जाते हैं, 20 मिनट बढ़ के 30 मिनट हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब हम उस पर ज़्यादा समय गुजारते हैं तो जो हमारे लिए दूसरे काम लाइंड अप हैं, जो दूसरी एक्टिविटीज़ में हमें पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, या दोस्तों से मिलने जाना है, या कोई भी अदर एक्टिविटी जाना है, हम उसको टालते जाते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए अब प्रायोरिटी हो गया है, मैं खाना 1 घंटे बाद खा लूँगा। किसी का फ़ोन आ रहा है, मैं उसमें इतना इंगेज हूँ कि मैं फ़ोन उठाने को सोचता हूँ, छोड़ो इसको मैं बाद में कर लूँगा। तो जब वो आपकी नॉर्मल रेगुलर लाइफ को डिसरप्ट करता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें गुजारना चाहते हो, तब वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ यानी एडिक्टिव बिहेवियर की तरफ बढ़ता है। इससे 3 नुकसान। सबसे पहली बात कि आपके प्रायोरिटी काम छूट गए। दूसरा, आपकी मानसिकता का जो एक सर्वांगीण विकास होता है, एक 360 डिग्री डेवलपमेंट होता है, वो ना होके आप नैरो हो गए हैं, आप स्क्रीन पर ही कंसंट्रेटेड है, और जो बाहर आपकी मेंटल ऑक्यूपेंसी होनी थी वो आपने कम कर दी। और तीसरी चीज़ है कि लगातार इतनी देर स्क्रीन टाइम देने से आपकी आंखों पे जोर पड़ता है, आपके दिमाग पे जोर पड़ता है, और आप हेल्थ से डेविएट करते जाते हैं। इसलिए उस बॉर्डर लाइन पे आने से पहले ही हमें रोक देना चाहिए। सर, जैसा आपने बताया कि डिजीज होने में एक बारीक सी लाइन है, तो सर मेडिकल टर्म्स में तो हमें पता चल जाता है कि कब एंजाइटी हो रही है और कब वो इलनेस बन गया, बट एक सामान्य व्यक्ति को अगर हमें बताना हो कि अब वो बीमारी बन चुका है, तो उसके लक्षण क्या होंगे और हम उसको कैसे बता सकते हैं कि अब ये इलनेस है, बीमारी है? बहुत अच्छी बात पूछी खुशी आपने कि बीमारी जैसे डिप्रेशन है, हम उसका उदाहरण लेते हैं कि हम कहते हैं कि कोई सैड है तो वो सैडनेस किसी ट्रिगर की वजह से, उसकी ज़िंदगी में घटी किसी घटना की वजह से वो उदास हो गया, लेकिन वो सैडनेस से हम रिकवर कर जाते हैं और अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। लेकिन जब वो सैडनेस इतनी प्रोलॉन्ग हो जाती है कि आप अपने रूटीन काम नहीं कर पा रहे हैं, सैडनेस की वजह से वो हावी हो गया है, तब वो बीमारी बनती है। जैसे एक डिप्रेशन का जो मरीज होता है, जब डिप्रेशन की बीमारी बनती है, तब आपका सुबह सो के उठने का मन नहीं करता है, आप रेडी नहीं होना चाहते, आप तैयार नहीं होना चाहते, आप नहाना नहीं चाहते, आपका खाने में मन नहीं लग रहा है, आपको बस ये लग रहा है कि मैं सिर्फ बिस्तर पे पड़ा रहूं और मुझे कुछ ना करना पड़े। और एक निगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर एक सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ आने लगती है। तो ये डिप्रेशन का पूरा स्पेक्ट्रम है। तो सबसे अर्ली लक्षण जो होते हैं, जो शुरुआती लक्षण होते हैं, वो यही होते हैं कि किसी काम में मन नहीं लगना, आप सोसाइटी से कटते हो, आप लोगों से मिलना नहीं चाहते, आप अकेले रहना चाहते हो, आप अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हो, आप रोते रहते हो, और या आप बहुत देर तक सोते रहते हो। आपका मन नहीं होता कि मैं खाऊं, मैं उठ के तैयार हूं, मैं कॉलेज जाऊं, मैं स्कूल जाऊं। ये शुरुआती लक्षण है जिनको देख के ही हमें जागरूक होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा कि कहीं ये डिप्रेशन की शुरुआत तो नहीं है। और उसी अर्ली स्टेज में ही अगर आप इंटरवेन कर लेते हैं और अब उस इंसान से एक डायलॉग स्टैब्लिश कर लेते हैं, तो हम उसको डिप्रेशन को आगे बढ़ने से या ज़्यादा बड़ी बीमारी की तरफ जाने से रोक लेंगे। सर, इनके आपने हमें लक्षण बताए, सर इनसे हम बचाव कैसे कर सकते हैं? और सर एक और बात, आजकल जैसे होता है कि मानसिक तौर पे कोई बीमार है तो घर वाले भी नहीं बात करने देते, क्योंकि ऐसा लगता है समाज बोलेगा कि हम पागल हो गए हैं। अक्सर मानसिक स्वास्थ्य को पागलपन से जोड़ा जाता है, तो सर इस पे आपकी क्या राय है और इसका क्या कारण हो सकता है? ओके जी, इसका सबसे बड़ा कारण है जागरूकता का अभाव, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल। और दूसरी चीज़ है मानसिक बीमारियों का एक टैबू होना। हमने देखा है सोसाइटी में कि किसी को अगर मानसिक बीमारी है, मेरे पास भी इनफैक्ट बहुत लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो सबसे पहले वो पेरेंट्स जो हैं उस बच्चे के या उस पर्सन के जो पेरेंट्स हैं, वो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कहने का मतलब कि वो एक बीमारी है जिसको हम टैबू की तरह लेते हैं। आज किसी को टाइफाइड हो गया, आज किसी को डायरिया हो गया या निमोनिया हो गया, तो बताने में लोग झिझकते नहीं हैं। हमें ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि जैसे वो बीमारियां हैं वैसे मानसिक बीमारियां होती हैं, और ज़्यादातर मानसिक बीमारियों का इलाज संभव है, वो ठीक हो सकती हैं। इसलिए इसके साथ जुड़ा हुआ जो ये टैबू है, हमें जागरूकता के माध्यम से उस टैबू को हटाना पड़ेगा और ये लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि मानसिक बीमारी हो सकती है, उतना ही नेचुरल है जितना फिजिकल इलनेस है। और अगर बीमारी हुई है तो हमारे पास इलाज के साधन मौजूद हैं। उस इंसान को आइसोलेट करके उसकी बीमारी को छुपाकर
हम उसका भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी बीमारी को हम बढ़ने दे रहे हैं। इसलिए सोसाइटी में पेरेंट्स का, भाई बहनों का, या लार्जर सोसाइटी, हमारे दोस्तों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब हम किसी व्यक्ति में कोई भी मानसिक बीमारी के लक्षण देखते हैं तो तुरंत इस बात का प्रयास किया जाए कि उसको बीमारी के लिए, इलाज के लिए ले जाया जाए। इलाज के लिए दो पहलू हैं, साइकोथेरेपिस्ट और साइकियाट्रिस्ट। तो कुछ बीमारियां जो हैं वो साइकोथेरेपिस्ट भी ठीक कर सकते हैं, और कुछ बीमारियां साइकियाट्रिस्ट ठीक करते हैं। जहां दवाइयों की ज़रूरत होती है एक मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए, वहां साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि दवाई का प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ साइकियाट्रिस्ट लिख सकता है, साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं लिख सकता है। लेकिन पूरा इलाज जो है वो साइकोलॉजिकल चेंजेस, यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या साइकोलॉजिकल थेरेपी अलॉन्ग विथ मेडिकेशन, ये पूरा इलाज होता है। तो हमारी पूरी सोसाइटी की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति को हम मोटिवेट करें, हम उसको इलाज तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि सोसाइटी के अलावा जिस व्यक्ति में बीमारी है वो भी सबसे पहले डिनायल मोड में होते हैं। वो खुद चाहते हैं कि नहीं, मैं ठीक हूँ, या मुझे इलाज नहीं कराना है, मुझे बीमारी के इलाज के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना है। खुद में भी ये इनहिबिशन है कि क्या मैं पागल हूँ, क्या मुझे वाकई में मानसिक बीमारी है, ये तो मेरे खाली ट्रिगर्स हैं। तो उसको इस बात के लिए कन्विंस करना कि देखो, तुम्हें अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए हो जहां तुम्हें हेल्प की जरूरत है, तुम्हें काउंसलिंग की जरूरत है, तुम्हें साइकोथेरेपी की जरूरत है। चलो किसी से चल के मिलकर बात कर लेते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, और वो अगर एक्सपर्ट हैं तो वो आपको सही एडवाइस देंगे कि नहीं, आपको दवाई की जरूरत नहीं है, या आपको काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही ठीक हो। अदरवाइज वो कहेंगे कि नहीं, आपको थोड़े से सेशंस लेने चाहिए, आपको काउंसलिंग कराने की जरूरत है, आपकी बिहेवियरल थेरेपी आपको आपकी प्रॉब्लम से इम्प्रूव कर देगा, आप बेटर हो जाओगे। ये कन्विंस करना बहुत जरूरी है। तो जो भी बीमारी हो, चाहे वो डिप्रेशन है या और कुछ बीमारियां हैं, उनमें ये जरूरी है कि जब बीमारी के लक्षण आ गए तो हम उस मरीज को या उस व्यक्ति को कन्विंस करें कि वो इलाज कराएं, और उसके परिवार के सदस्यों को या उसके लिए फैसला लेने वाले सभी महत्वपूर्ण लोगों को हम ये कन्विंस करें कि इनका इलाज जरूरी है। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अभी आपने बोला बिना दवाइयों के भी इसका इलाज किया जाता है और दवाइयों के साथ भी, तो सर किस स्तर पे होता है कि दवाइयाँ दे के ट्रीटमेंट होगा और किस स्तर पे होता है कि एक्सरसाइज करके होता है? बिल्कुल, जब किसी को एक मेंटल इलनेस हो गई है तब सबसे पहला काम है कि हमारी अवेयरनेस सिर्फ इतनी है कि ये इंसान को मानसिक परेशानी है और इसको इलाज की ज़रूरत है, इसको हेल्प की ज़रूरत है। अब मैंने आपको बताया कि दो तरह से इलाज हो सकता है, लेकिन किसको दवाई चाहिए और किसको दवाई नहीं चाहिए, सिर्फ साइकोथेरेपी चाहिए, कि ये फैसला एक्सपर्ट करते हैं। दो तरह के एक्सपर्ट होते हैं जो इस काम में एक्सपर्टाइज होती हैं, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं और एक साइकियाट्रिस्ट होते हैं। तो जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो डायग्नोसिस करते हैं, वो बताते हैं कि इसको डिप्रेशन है, इसको स्किज़ोफ्रेनिया है, इसको फोबिया है, इसको पैनिक अटैक है। अब उस बीमारी की डायग्नोसिस के बाद वो एसेस करेंगे, असेसमेंट में ये डिसाइड होगा कि सिर्फ साइकोथेरेपी से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है जिस स्थिति में है, डिजीज की सीवियरिटी और डिजीज का जो स्पेक्ट्रम है वो डिसाइड करता है कि सिर्फ साइकोथेरेपी से इलाज होगा या दवाइयाँ जरूरी हैं। ये डिसीजन साइकियाट्रिस्ट ही ले सकते हैं, ये डिसीजन और कोई नहीं ले पाएगा, और वो साइकियाट्रिस्ट आपको करेक्ट एडवाइस कर देंगे कि इनका इलाज सिर्फ साइकोथेरेपी से हो जाएगा या दवाइयों की भी साथ में ज़रूरत पड़ेगी। धन्यवाद सर, आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमसे साझा करी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। खुशी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने ये अवसर दिया कि रेडियो तरंग के माध्यम से हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों से बात कर सकें। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए एपिसोड के साथ। हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।